दोस्तों नमस्कार। बारामासा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस दौरान उत्तराखंड में इलेक्शंस चल रहे हैं, जैसे कि आप जानते ही हैं, और हमारी दो टीम्स निकली हुई हैं इलेक्शन को कवर करने के लिए, और हम लोग आपकी मुलाकात करा रहे हैं कई रिपोर्ट से, कई इशूज से, और चुनावों के इर्द गिर्द के बहुत सारे मसलों से, और साथ ही हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट लोगों से भी। इन लोगों में कई जर्नलिस्ट हैं, कई एकेडमिक्स हैं, और अलग अलग सेक्टर के लोग हैं जो कि उत्तराखंड को समझते और यहाँ के इश्यूज को समझते हैं चुनावों के इर्द गिर्द। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं भूपेंद्र सिंह से। भूपेंद्र सिंह मीडिया एकेडमिक हैं और एक जर्नलिस्ट रहे हैं। लंबे समय से उन्होंने दिल्ली में और उत्तराखंड में भी जर्नलिज्म भी किया है और एकेडमिक्स में भी वो रहे हैं। तो हम समझने की कोशिश करेंगे भूपेंद्र से कि आखिर उत्तराखंड को एक मीडिया कर्मी के बतौर और एक मीडिया एकेडमिक के बतौर देखना, और उत्तराखंड के घटनाक्रमों को जो कि पॉलिटिकल भी हैं और जो सोसाइटी से भी रिलेटेड है उनको देखना, और खासकर चुनाव के दौरान जो मीडिया किस तरह से पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करता है और उस पब्लिक ओपिनियन वो कैसे प्रभावित करता है चुनावों को, और वो कैसे चुनावों में और फिर पूरी एक तरह से सरकार को, यहाँ की राजनीति को और फिर यहाँ के समाज को प्रभावित करता है। तो आपका स्वागत है भूपेंद्र हमारे इस खास प्रोग्राम में। थैंक यू रोहित। तो सबसे पहला सवाल हम उत्तराखंड की पॉलिटिक्स को समझने से ही शुरू करते हैं, फिर हम मीडिया की तरफ बढ़ेंगे। तो उत्तराखंड की पॉलिटिक्स को, 22 साल के इस उत्तराखंड की पॉलिटिक्स को अभी आप कैसे देख रहे हैं? एक फ्रेम कैसे खींचा जाए? 22 साल की उत्तराखंड की पॉलिटिक्स की अगर आप बात करें, तो अगर मैं एक सेंटेंस में बोलूं, तो जिन वजहों से उत्तराखंड राज्य बना था या उत्तराखंड राज्य की जो डिमांड की गई थी और पर्वतीय राज्य की जो अवधारणा थी, वो अवधारणा कहीं पर भी हमें आज देखने को नहीं मिलती है। और पहाड़ के डेवलपमेंट को लेके जो सपने उत्तराखंड के आंदोलनकारियों ने देखे थे, तो इस मामले में मुझे लगता है कि राज्य उस तरह से नहीं बन पाया जिस तरह से राज्य बनने से पहले इसकी कल्पना की गई थी। तो ये एक मुझे लगता है कि जितने भी राजनीतिक दल इन 22 सालों में यहाँ पर सत्ता में आए, मुख्य तौर पर कांग्रेस और बीजेपी, बदल बदल के यही लोग यहाँ की राजनीति में रहे हैं। और उस दौर में ये हुआ है कि आप सीधे सीधे देखेंगे कि जो पर्वतीय राज्य की अवधारणा में फिर से इस पे जोर देना चाहता हूं कि उत्तराखंड में जो पहाड़ का जो इलाका है और मैदान का जो इलाका है, उसमें एक तरह का द्वंद्व इस बीच में हमें लगातार देखने को मिला है। और जो राजनीतिक जो लोग हमारे हैं या पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनका शिफ्ट जो है वो मैदान की तरफ बढ़ा है। इसकी बड़ी वजह ये है कि जो मैदानों में हमारी जनसंख्या का जो घनत्व है वो लगातार बढ़ रहा है और पहाड़ में विकास नहीं है, तो इस वजह से वहां से लोगों का पलायन हो रहा है, गांव के गांव खाली हो रहे हैं, जिस वजह से क्या हो रहा है कि वहां जो पॉपुलेशन है उसकी डेंसिटी वैसे ही कम होती है। पहाड़ों में छितरे हुए गांव होते हैं, दूर दूर पर लोग रहते हैं और पॉपुलेशन वहां की कम हो रही है। और विधानसभा में भी जो वहां का प्रतिनिधित्व था, जो शुरू में जब 70 विधानसभा की सीट्स यहां पर बनी थी, तो उसमें आप देखेंगे कि जो 42 सीट्स मेरे ख्याल से, अगर मैं सही हूं तो, तब उसमें लोग थे, पहाड़ की सीट्स वहां पे थी। लेकिन बाद में जब डिलिमिटेशन हुआ 2008 में और 2012 का जो इलेक्शन आता है, उसमें आप देखेंगे कि 6 सीट वहां पर घटा दी गई। 9 सीट घटाने के इरादे में ये लोग थे, लेकिन कुछ लोगों ने, जो जागरूक लोग यहाँ के, उन्होंने आवाज उठाई, तो इस वजह से क्या हुआ कि ये 9 सीट घटाने के बजाय 6 सीट घट के उसमें से रह गई। और तब आप देखेंगे कि मैदान, वो 6 सीट कहाँ गई, मैदान में शिफ्ट हुई। और अगला जो 6 सीट, अगला जो डिलिमिटेशन होना है वो 2026 में होना है। और 2026 में जो डिलिमिटेशन होगा, तो उस डिलिमिटेशन में क्या होगा कि पहाड़ की और जो सीट्स हैं वो लगातार कम होंगी, और मैदान के जो हमारे जिले हैं, खासतौर पर हरिद्वार और उधम सिंह नगर और नैनीताल या देहरादून के जो इलाके हैं, मैदानी जो इलाके हैं, तराई भाबर के जो इलाके हैं, वहां पर जो पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है वो बढ़ती जाएगी और सीट्स यहां पर एक तरह से बढ़ जाएंगी। तो जो पर्वतीय राज्य की जो अवधारणा थी, एक तरह से आप देखेंगे कि इस वजह से राजनेताओं का भी जो फोकस है, अब वो देखेंगे कि मैदानों की तरफ है। यही वजह है कि आज उत्तराखंड का जो चुनाव हो रहा है, उसमें दो आपके जो मुख्यमंत्री के जो दावेदार हैं, जो चेहरे हैं दोनों मुख्य राजनीतिक पार्टीज के, आप देखेंगे कि उन्होंने तराई में या मैदानी इलाकों में अपना चुनाव लड़ने का इरादा किया या वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। और पहाड़ में जो फोकस होना चाहिए राजनीति का, वो नहीं हो पाया। बहुत सारे इशू, तो ये इस इशू को ही हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो जो परिसीमन का जो मसला है, जिसमें कि क्षेत्रफल के आधार पर नहीं बल्कि जनसंख्या के आधार पर वो परिसीमन है, तो भूगोल जैसे कि हमने कहा कि उत्तराखंड में एक तरह से पहाड़ी भूगोल की जटिलताओं से पैदा हुआ राज्य है, क्योंकि वो पूरी जो आंदोलन की
प्रेरणा थी वो भूगोल के लिहाज से, उसके टफ टेरेन होने की वजह से यहाँ पर अलग तरह की पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस कराया जा सके, इसलिए वो पूरा मूवमेंट हुआ और वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ही चाह रहा था। लेकिन अब जो परिसीमन हो गया है उसने एक तरह से उस पॉलिटिकल वो सिनेरियो फिर से वहीं शिफ्ट कर गया कि जो मैदानी इलाके हैं वहाँ की पॉपुलेशन और वहाँ की जो पॉलिटिकल जो से है वो पहाड़ी इलाकों पर फिर भारी पड़ गई। और जैसे हम मसला देखते हैं कि जैसे एम्स जैसे इंस्टीट्यूशंस की जब बहस चल रही थी, तो एम्स जब खुलने की बात आई तो हम पिथौरागढ़ का नाम नहीं ले पाए या उसके इंटीरियर इलाकों का, हम बागेश्वर का नाम नहीं ले पाए, कुमाऊं के इलाके की अगर हम बात करें तो वापस फिर हम तराई की तरफ भी आते हैं। तो ये असल में जो पूरा कॉन्सेप्ट था उत्तराखंड राज्य के बनने का, जिसमें कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ सारी ही जो डेवलपमेंट की जो सेक्टर्स थे उनको करना था, तो उस मोर्चे पर हम एक तरह से नाकाम हो जाते हैं। अब जो अगला जो परिसीमन आना है वो और ज्यादा इस चीज को बढ़ावा देगा। तो इस समय में क्या ऐसी कोई पॉलिटिकल एक तरह से दोबारा से एक जुझारूपन की जरूरत है जो कि इस चीज पर किसी तरह से रोक लगाए, और खासकर पहाड़ी संदर्भ में जो कि पुरानी ही मांग है कि पहाड़ को अलग तरह से देखा जाए, तो क्या परिसीमन के को भी अलग तरह से पहाड़ में देखा जाना चाहिए, आपको लगता है? देखिए, मैं तो अपनी बात कह चुका हूं कि परिसीमन के क्या खतरे हैं, या उत्तराखंड राज्य जिस तरह से बनाया गया है, जो इसका डिजाइन है, जिन लोगों ने इस राज्य को बनाया है, और उसमें आपने अगर उधम सिंह नगर को पूरा का पूरा और हरिद्वार पूरा का पूरा जिला अगर इसमें आपने जोड़ा, तो इसके जन्म के साथ ही ये दिक्कतें शुरू हो गई थी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब उत्तराखंड के लोग थे, पहाड़ के लोग थे, उनकी मांग इसलिए थी कि यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं, इसलिए यहाँ पर विकास का अलग मॉडल होना चाहिए जिसमें यहाँ की भौगोलिक स्थितियों को ध्यान में रखा जाए। और उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य था कि उसमें पहाड़ के लोगों की कोई से नहीं थी, इतनी बड़ी पॉपुलेशन थी। अब ठीक वही चीज, भले ही छोटा राज्य आपने बना दिया, ठीक वही बात अब यहां हो रही है कि उसमें भी जो पॉपुलेशन है मैदानी इलाकों की, वो लगातार बढ़ रही है, वहां की विधानसभा की सीट्स वहां पर बढ़ रही हैं, और पहाड़ों की कमी हो रही, पहाड़ों की सीट्स की कमी हो रही है। जो प्रतिनिधित्व का जो मामला है, वो प्रतिनिधित्व का मामला भी पहाड़ों में कम हो रहा है। और सीधे सीधे मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि ये सीधे सीधे विकास से जुड़ा हुआ मामला भी है। क्योंकि पहले उत्तराखंड में क्या, पहले पूरे देश में ही जो विकास का जो मॉडल है, जो ब्लॉक लेवल पर जो डेवलपमेंट होता है, ब्लॉक एक डेवलपमेंट की यूनिट हुआ करती थी। बाद में क्या किया, जो नीति आयोग या उससे पहले योजना आयोग, उसने जो नई नीतियां, नई चीजें इंट्रोड्यूस की हैं, उसमें क्या हुआ है कि अब आपकी विधानसभा को एक डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने का एक वो यूनिट बना दिया है उसको। और उसमें क्या है कि जितनी भी विकास की योजनाएं आती है वो विधानसभाओं में आती हैं। तो अगर पहाड़ से विधानसभा क्षेत्र जो है उनकी संख्या अगर कम होती है, तो सीधे सीधे आप ये बताइए कि वहां के लोगों का कोई न तो प्रतिनिधित्व होगा, न वहां का विकास होगा, और जो नेता जो राजनीति हमारी कर रहे हैं उनका फोकस भी पहाड़ नहीं रह जाएगा। अभी थोड़ा बचा हुआ है क्योंकि थोड़ी सीट्स अभी वहां पर ज्यादा हैं। आने वाले दिनों में 2026 में हो सकता है कि, शुक्रिया, तो हो सकता है कि वो जो डिलिमिटेशन के बाद संख्या और भी नीचे आ जाएगी, तो तब और मेरे ख्याल से ये जो द्वंद्व है पहाड़ और मैदान का, ये बड़े लेवल पर सामने आएगा। एक आर्गुमेंट में जोड़ता चलूं असल में जो मैंने रियलाइज किया है पिछले दौर में यहाँ पर जर्नलिज्म के दौरान, कि जो यहाँ के तराई के इलाके हैं या जो मैदानी इलाके हैं, उनमें जो पॉपुलेशन का जो एक तरह से डेंसिटी बढ़ी है, तो उसमें एक पैटर्न दिखाई देता है कि जो पहाड़ के जो गांव जिनके पलायन का हम अक्सर रोना रोते हैं, वही पहाड़ जो है नीचे उतर आया है और यहाँ रह रहा है। तो एक तरह से जो अगर सामाजिक संरचना के लिहाज से हम देखें तो ऐसा नहीं है कि कोई बाहरी तत्व आके इधर पर आ गए हों और उनका खतरा हो, जैसा कि कई बार कुछ लोग पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं, बजाय कि पहाड़ के लोग इधर आ गए। लेकिन असल जो सवाल वो इसके इर्द गिर्द है कि जो हमारी परिकल्पना थी कि पहाड़ों में, उनके गाँवों में, पहाड़ के छोटे शहरों में जो डेवलपमेंट का मॉडल हो जाए, वो चीज खाली हो गई और उन लोगों को बेसिक सुविधाओं के लिए मैदान तराई की तरफ उतरना पड़ा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता हूं कि उत्तराखंड में सिर्फ पहाड़ी मूल के लोग ही रहेंगे, या उत्तराखंड में किसी एक जाति, एक धर्म, या इस तरह की कोई एक बहुत ही मोनोलिथिक जो कल्चर है उसको रहना चाहिए, एक ही कल्चर रहना चाहिए, ऐसा मैं नहीं समझता हूं। मैं सिर्फ ये बात बोल रहा हूं कि जो पहाड़ का जो इलाका है उसकी भौगोलिक स्थितियां अलग हैं, और आज भौगोलिक हिसाब से जो लोग वहां के रहने वाले हैं वो विकास की योजनाओं से पीछे छूटते जा रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ा जो रोल है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज का है और हमारे यहाँ के राजनेताओं का है। अब क्योंकि हमारी ज्यादातर बात यहाँ फोकस हो रही है, लेकिन मैं इसको दूसरे डायरेक्शन में लेके जाना चाहता हूं। ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है? क्या उत्तराखंड के जो नेता हैं या राजनीतिक पार्टीज हैं वो कभी इस बात को उठाते हैं? उनके क्या इसमें इंटरेस्ट हैं? तो इसको अगर आप समझने की कोशिश करें तो अभी अब फिर से हमारी विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है।
और इसमें टिकट्स को लेके कैसे जो कांग्रेस और बीजेपी जो दोनों मेन पार्टीज हैं, किस तरह की मारामारी उसमें रही और किस तरह के पार्टी जो कल कांग्रेस में थे वो बीजेपी में चले गए, जो बीजेपी में थे वो कांग्रेस में चले गए। तो लगभग वही कैंडिडेट्स आपको फिर से उस पार्टी में देखने को मिल रहे हैं, नई पार्टी में भी देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरह की जो सिचुएशन है और इसमें जो यहाँ के जो मुद्दे हैं, डिलिमिटेशन का मामला एक मुद्दा है, एक मुद्दा और बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। इसके अलावा और बहुत सारे मुद्दे हैं और लोकतंत्र हमारा, मुझे ऐसा लगता है कि जनमत से चलता है, पब्लिक ओपिनियन से चलता है। और उत्तराखंड में क्या हो रहा है, उत्तराखंड में ही नहीं पूरे देश में जिस तरह की हमने राजनीति बना दी है, उसमें क्या हो रहा है कि जो जनता के जो मुद्दे हैं वो सामने नहीं आ पाते हैं। और क्या आप वो क्यों नहीं आ पाते हैं? एक तो जो हमारे डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो फैमिली हो, फैमिली के अलावा जो दूसरा कम्युनिटी हो, कम्युनिटी के अलावा लार्जर लेवल पे अगर आप बोलें तो चाहे वो रीजन की बात हो, इलाके की बात हो, तो पूरी राजनीति हमारा कहीं न कहीं जो बहुत ही भावनात्मक तरीके से भावनाओं को उठा के, जो मुद्दे नहीं है उनको मुद्दा बना के, असली मुद्दों को किनारे लगा के, किसी जाति का नेता, जैसे आप पूरा डिस्कोर्स जो चल रहा है यहाँ पर, जो पूरा मीडिया जिसको प्रोपेगेट करता है और आमतौर पर लोगों के आम बोलचाल की भाषा में भी जो चीज सामने आती है वो ये है कि अच्छा, ये तो इस जाति का है, ये ठाकुर है, ये ब्राह्मण है, ये दलित है। ये राजनीति टिकट बांटने का है और लोगों को लुभाने का एक तरीका ये है। दूसरा, ये इस क्षेत्र से आता है इसलिए इसको टिकट दिया जाना चाहिए। ये आपने बहुत ज्यादा देखा होगा और ये भी देखा होगा कि ये स्टार है, इसने इतना कुछ किया है, इसका इतना बड़ा नाम है, राष्ट्रीय स्तर का नेता है। लेकिन आपने ये कभी नहीं सुना होगा कि उत्तराखंड में इस नेता ने या इस पार्टी ने यहाँ के जो जेन्युइन मुद्दे हैं उनको लेके क्या काम किया है। मैं बोलूं कि उत्तराखंड में यहाँ की राजधानी, आज तक भी हमारे पास कोई एक स्थायी राजधानी नहीं है। उसमें देहरादून जो ऑलरेडी डेवलप्ड था पहले से, उसको आपने अस्थायी राजधानी बनाया। आपने पहाड़ के बीच में जो हिल स्टेट की जो अवधारणा थी, पहाड़ के अंदर आपने राजधानी क्यों नहीं बनाई? और राजधानी नहीं बनाई तो आप में क्या पावर्टी ऑफ इमेजिनेशन क्या ऐसी थी कि आप एक राजधानी नहीं बना सकते थे? आप क्या एक पहाड़ी शिल्प का एक नया शहर क्या नहीं बसा सकते थे, जहां की यहाँ के लोगों के बीच में राजधानी होती, करीब होती, लोग आसानी से वहां आ जा पाते और यहाँ के लोगों के इश्यूज को डिस्कस किया जाता। राजधानी का मुद्दा है। दूसरा, आप देखें कि पहाड़ों में जिस तरह की स्वास्थ्य की हालत है, अभी आपने सुना होगा कि वो पिथौरागढ़ में एक महिला जंगल में उसको अपना बच्चा पैदा करना पड़ा। और अस्पतालों की क्या हालत है? अस्पताल नहीं है, अस्पताल हैं भी तो डॉक्टर्स नहीं है। उसके अलावा हमारे स्कूल्स की क्या हालत है? स्कूल्स में टीचर्स नहीं है। जो स्कूल्स पहले चलते थे उन स्कूल्स को भी बंद कर दिया गया है। प्राइवेट स्कूल्स बहुत सारे खुले हुए हैं, लेकिन वो प्राइवेट स्कूल्स में वही पढ़ सकते हैं जिनके पास पैसा है। और ठीक इसी तरह से शिक्षा का पूरा हाल आप देखें, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो या फिर हायर एजुकेशन हो, हर जगह आपको एक तरह से जो कोई जिसको हम बोलेंगे कि कोई इमेजिनेशन या कोई विजन आपको देखने को नहीं मिलता है। और ये जो बुरी हालत है पूरे उत्तराखंड में, क्या आप खुद सोचिए कि क्या ये मुद्दे हमारे चुनाव के मुद्दे आज बने हुए हैं? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं इसी पर आ रहा था। असल में हमने देखा है कि जो पूरा पैटर्न है उत्तराखंड के इलेक्शंस का, वहाँ पूरी पॉलिटिक्स जो है वो किसी पार्टी के नेता, किसी पार्टी नेता के, बड़े कद्दावर पार्टी नेता के दूसरे पार्टी में शामिल हो जाने या दूसरे से फिर वापस लौट आने, और उसके अलावा किसी के इतना कद्दावर नेता होने या कि जो कि 2-3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को प्रभावित कर ले जाता है, इसलिए वो किस पार्टी में है इस गणित में उलझने, या फिर जो एक तरह से जो मुद्दे असल में है नहीं पॉलिटिक्स के, उन मुद्दों के इर्द गिर्द ही पूरी पॉलिटिक्स के भटक जाने का एक वक्त है। तो ऐसे में उत्तराखंड में क्या, अगर हम इसको थोड़ा सा आपके सब्जेक्ट की तरफ लेकर जाते हैं, मीडिया एकेडमिक्स की तरफ, कि ये जो परिघटना है और इसमें जो मीडिया का रोल होता है ये, और या पब्लिक ओपिनियन में जो पूरा मीडिया के तमाम टूल्स का, जिसमें एडवर्टीजमेंट भी है, जिसमें मीडिया की खबरें भी हैं और जिसमें प्रोपेगेंडा है, और उसको किस तरह से पिच करना है कि मीडिया उसको इसी तरह से लपके, तो वो सारी चीज़ें कैसे फंक्शन करती हैं, आप उसको थोड़ा, हम अभी तक हम समस्याओं पर बात कर रहे थे, हम थोड़ा से एकेडमिक एस्पेक्ट पे बात की बात को आप ये देखिए कि पब्लिक ओपिनियन बनाने के लिए, मैंने पहले भी कहा था कि जो डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो फैमिली हो, कम्युनिटी हो, और जहां पे आप रह रहे हैं वो आपकी ओपिनियन को बनाते हैं। लेकिन जो दूसरी बात है, जो मीडिया का इमर्जेंस हुआ है या मीडिया का जो बूम आया है बड़े लेवल पर, मास मीडिया खास तौर पर, जो सोशल मीडिया ने जिसको बहुत ज्यादा फैला है, उसमें ये हुआ है कि उसने एक तरह से मीडिएटेड सोसाइटी जिसको हम बोलते हैं, एक मीडियाकृत समाज बना दिया है। पहले के चुनाव को आप देखते थे या पहले के चुनाव का अध्ययन करें तो आपको वहां लगेगा कि पहले के चुनाव ज्यादातर, मतलब इस तरह से जो मीडिया का बूम है, चाहे उसमें रेडियो, टेलीविजन,
प्रिंट और साथ में अब न्यू मीडिया जिसमें इंटरनेट मीडिया जो है उसके आने के बाद एक तरह से जो मीडिएटेड सोसाइटी, मीडियाकृत हमारा समाज बन गया है। पहले के समाजों में फेस टू फेस इंटरेक्शन के लिए उसमें जगह थी, पॉलिटिकल लीडर्स भी रैलीज किया करते थे, डोर टू डोर कैंपेन किया करते थे, लेकिन वो चीजें इस मीडियाकृत राजनीति ने बदल दी है। अब जब मीडिया एक सामने आ गया है तो मीडिया को चलाने वाला कौन है? मीडिया को चलाने वाले जो खास तौर पर जो मीडिया का जो बड़ा हिस्सा है उसको चलाने वाले इस देश में कुछ बड़े बड़े बिजनेस कॉरपोरेशंस हैं। वो बिजनेस कॉरपोरेशंस जब मीडिया को चलाते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करते हैं। उनके इंटरेस्ट क्या है? वो सीधे सीधे पॉलिटिकल पार्टीज में जो उनका अलायंस है, पॉलिटिकल पार्टीज जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज है उनके साथ में, वो उनको भी पैसा देते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को और मीडिया को भी, क्योंकि वो उनका ही कॉर्पोरेट का मीडिया भी है और वो जो कॉर्पोरेट का सीधे वो ओनर नहीं है वो भी उस मीडिया को पैसा दे रहा होता है। तो इस तरह से जो पब्लिक ओपिनियन जो बन रही होती है उसमें जो बिजनेस कॉर्पोरेशंस के जो इंटरेस्ट हैं वो प्राइमरी हो जाते हैं। इसके साथ साथ जो पॉलिटिकल क्लास है वो पॉलिटिकल क्लास भी जो है कॉर्पोरेट के इंटरेस्ट को ही फुलफिल कर रहा होता है। क्योंकि अगर आप देखें कि इस देश में, हमारे प्रदेश में अभी उत्तराखंड में चुनाव लड़ रहा है, चल रहा है, यहां पर आप देखेंगे कि कई जो कैंडिडेट्स हैं बड़े ईमानदार कैंडिडेट्स हैं जिनकी इंटेग्रिटी जो है वो क्वेश्चनेबल नहीं है। उसमें बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो जीवन भर अपना यहाँ के जनता के मुद्दों को उठाते हुए जो लगे रहे। आप देखेंगे कि आखिर में वोट उनको नहीं मिलेगा, वोट ले जाएंगे कुछ जो अचानक आए हैं जिनके पास ढेर सारा पैसा है उनको मिल जाएगा। क्यों होता है? और वो कौन सी पार्टीज के होंगे? वो बड़ी बड़ी पार्टीज के होंगे। अभी ये सीधे सीधे हमारे देश के लोकतंत्र से भी जुड़ा हुआ सवाल है, इसलिए कि जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग होती है, एक चुनाव को लड़ने में, एक विधानसभा का चुनाव लड़ने में करोड़ों रुपया खर्च होता है। वो करोड़ों रुपया आता कहां से है? तो सीधी सी बात है कि वो करोड़ों रुपया किसी न किसी की जेब से आ रहा है। वो जेब में उतना पैसा किसके पास है? वो कॉर्पोरेट के पास है। और जब जो अभी हमारे वहां पे जो इलेक्टोरल फंड की जो बात हुई है, जो नई फंड की जो व्यवस्था लेके आए हैं, उसमें तो क्या है कि अब आप पैसा देंगे, कोई भी कॉर्पोरेशन, उसका नाम भी आप नहीं बताएंगे, वो 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, कितना भी पैसा वो आपको दे सकता है। और उसमें जो है सत्ताधारी जो पार्टी, सबसे ज्यादा पता चला कि उसके खाते में वो पैसा गया है, बाकी दूसरे नंबर पे कांग्रेस वो पार्टी रही है। तो ऑब्वियसली जो पैसा वो आ रहा है वो कॉर्पोरेशंस के थ्रू आ रहा है, बिजनेस कॉर्पोरेशंस के थ्रू। और बिजनेस कॉर्पोरेशंस को क्या करना है कि जैसे उत्तराखंड का अगर एग्जांपल आप लेंगे तो यहां पर अगर बड़ी बड़ी योजनाएं लगनी है उत्तराखंड में, यहां की इकोलॉजी को डिस्टर्ब करते हुए, यहां के एनवायरनमेंट को खत्म करते हुए अगर यहां पर प्रोजेक्ट्स लगने हैं, बड़े बड़े डैम्स अगर यहां पर बनने हैं, प्राइवेट कॉर्पोरेशंस के भी डैम्स यहां पर बन रहे हैं, तो वो कैसे बन रहे हैं? उसके लिए जो पॉलिसीज बनाएंगे, कौन बनाते हैं? वो हमारे नेता पॉलिसीज बनाते हैं। जब पैसा वहां से आएगा तो पॉलिसीज किसके फेवर में बनेंगी? आप ही सीधे सीधे समझ सकते हैं। अब इसमें मीडिया का आपने सवाल उठाया, तो हमारा जो मीडियाकृत समाज हो चुका है उसमें मीडिया उस तरह के इमेज बनाता है, उस तरह के बिंब लेके आता है या उस तरह की बातें करता है जिससे कि जनता के जो मुद्दे हैं वो केंद्र में कभी ना आ पाए। जैसे आप ये देखेंगे कि इस सीट पर होगी, किसी एक सीट को अगर माना आप देखेंगे, इन लोगों के बीच में होगी टक्कर और इस सीट में इस समुदाय के लोगों ने इसका समर्थन किया, इस सीट में इसका ये इतिहास है, इतना महान ये कैंडिडेट है। इस तरह की जब चीजें आती हैं तो मुद्दे उसमें बिल्कुल गायब रह जाते हैं। और एजेंडा सेटिंग की जो बात है ना, कि एजेंडा कैसे सेट किया जाता है, आज हमारा चुनाव यहां पर चल रहा है तो उसका भी एजेंडा जो है जनता का एजेंडा नहीं है। वो एजेंडा जो सेट कर रहे हैं वो समाज के जो पावरफुल लोग हैं, खासतौर पर बिजनेस कॉर्पोरेशंस, या जिनके पास हमारे राज्य में भी बहुत ज्यादा पैसा है, या जो पॉलिटिकल क्लास जो पॉलिटिक्स को एक लोकतंत्र में वो जनता का प्रतिनिधि बनने के बजाय अपने आप को जनता का मालिक जो समझने लगता है, जो नेता है ना, उनके फेवर में जब काम कर रहा है तो उनका एजेंडा चल रहा है। इस वजह से एजेंडा सेटिंग में क्या होता है कि जो असली मुद्दे हैं उनसे ध्यान हटाकर ऐसे आर्टिफिशियल इश्यूज को सामने लेके आना, ऐसे कृत्रिम मुद्दों को सामने लेके आना जिसके लिए जिसकी कोई जरूरत नहीं होती है, गैर जरूरी मुद्दों को सबसे ज्यादा जरूरी मुद्दा बना लेना। और ये आज की राजनीति में किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी की आप उत्तराखंड को उठा के देख लें, आपको सीधे सीधे दिखेगा कि गैर जरूरी मुद्दे केंद्र पे आ रहे हैं। जो बात आप कह रहे थे उसका पैटर्न हमें दिखाई भी दिया है कि मतलब अगर हम देखें तो बीजेपी कांग्रेस दो बड़े दल इधर पर हैं और दोनों के वो टिकट्स बांटने के पैटर्न में हम लोगों ने ये देखा है
कि इवन उनकी अपनी पार्टी के भी ऐसे प्रतिबद्ध कार्यकर्ता, जो कि कार्यकर्ता तो थे लेकिन जिनके पास पैसा नहीं था, उनको तवज्जो देने के बजाय जो वो एक तो दो शब्द इस्तेमाल होते हैं, एक तो जिसके पास पैसा है और जो जिताऊ कैंडिडेट है उसको आगे। जिताऊ कैंडिडेट यानी कि जिसके पास इन्वेस्टमेंट की पावर है, जो कि कई तरह से खर्च करके जिता सकता है, उस तरह के टिकट्स बांटने का पैटर्न। मतलब ये बात हम जब कह रहे हैं तो इसे हर दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज के आम कार्यकर्ता भी मतलब स्वीकार लेंगे इतनी आसानी से कि हाँ होता तो ऐसा ही है। तो ये एक पैटर्न डेवलप हुआ है हमारी पॉलिटिक्स में। अब एक चीज हम थोड़ा सा हम बढ़ते हैं, ये हमने मेन स्ट्रीम की पॉलिटिकल पार्टीज कैसे फंक्शन करती हैं, उसमें फंडिंग का क्या पैटर्न है, जो कि उत्तराखंड में भी वही दिखाई देता है जो कि असल में नेशनल पॉलिटिक्स में भी चल रहा है। और हमारे इसके इर्द गिर्द जो हम बातें कर रहे हैं उससे थोड़ा सा भी हम बढ़ते हैं उत्तराखंड के दूसरे इश्यूज पे, जिसमें आपने अभी जिक्र किया आपने कि जो ऐसी संघर्षशील लोग हैं जिन्होंने पॉलिटिक्स को वाकई में समाज सेवा और सोसाइटी को एक तरह से दिशा देने के काम की तरह देखा है और तमाम उम्र उसमें संघर्ष में रहे, ऐसी पॉलिटिकल फोर्सेस हाशिए में ही पड़ी रहती हैं। हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको हम जानते हैं कि उत्तराखंड में तो क्योंकि एक स्टेट ही आंदोलनों से पैदा हुआ राज्य है और आंदोलन की काफ़ी धाराएं यहाँ रही, तो उन आंदोलन में बहुत ईमानदार और इस तरह के लोग भी इधर आए, तो उनको कभी इस तरह से जनता ने इलेक्टोरली नहीं एक्सेप्ट किया। इसकी क्या वजह आप देखते हैं? जैसे मैंने कहा कि लोकतंत्र में क्या है कि लोग आपस में खुला विचार विमर्श करें, लोगों तक सही सूचना मिले, ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन मिले। मुझे सच सच मालूम हो कि मेरे प्रदेश में क्या हो रहा है, उत्तराखंड में क्या हो रहा है, उत्तरकाशी के किसी एक दूर के गांव में क्या प्रॉब्लम्स हैं, जो जेन्युइन जो मुद्दे हैं वो क्या है। अगर हमें ये मालूम हो और हमें ये लगे कि नहीं भाई ये हमारे मुद्दे हैं, अगर मैं ये आपके सामने ये लेके आऊं कि नहीं मेरा धर्म खतरे में है, मेरी जाति खतरे में है, और मैं बोलूं कि देखिए मुझे तो रुला दिया, मैं रो सकता हूं, या मैं कोई नाटकीयता में लेके आऊं, मैं कोई अभिनय करूं और मैं बोलूं कि जनता से देखिए मेरे ऊपर दया कीजिए, या मेरी उम्र हो गई है मुझे वोट दे दीजिए, इस तरह के जो लोक लुभावने नारे हैं या लोगों को भावनात्मक रूप से आप अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं, और इसमें एक तरह की नाटकीयता आती है। और इस नाटकीयता को भी क्या करता है कि जो हमारा मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आज हैं, आप देखेंगे कि कोई कहीं भी कोई नाटकीय चीज अगर घटित हो रही होगी तो तुरंत वो टेलीविजन में आ जाएगा, वो प्रिंट मीडिया में आ जाएगा, वो सोशल नेटवर्किंग साइट्स में वो वायरल हो जाएगा। उससे क्या होता है कि जो जरूरी मुद्दा है, जो जनता के जो मुद्दे हैं, वो सामने आने की बजाय इस तरह के मुद्दे सामने आते हैं। और एक जो इन्फॉर्म्ड डिस्कोर्स होना चलना चाहिए समाज में, जो कि सही को सही और गलत को गलत, एक जनता में जो क्रिटिकलिटी डेवलप होनी चाहिए कि कौन सही नेता है कौन गलत नेता है, उसको वो जान पाए, पहचान पाए और अपना वोट सही तरीके से दे पाए। लोकतंत्र तो इसी का नाम है। लेकिन यहां हो क्या रहा है कि सही बात लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है और लोगों को गुमराह करके एक तरह से पूरा प्रोपेगेंडा, चाहे वो मीडिया के थ्रू हो, चाहे जो हमारे समाज में बाकी जो ओपिनियन मेकर्स हों उनके थ्रू हो, अपना एजेंडा सेट किया जा रहा है, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जिससे क्या होता है कि जनता के मुद्दे सामने नहीं आ पाते हैं। और जो हमारे इस तरह के जो लोग हैं जो जनता के सवालों को लगातार उठाते हैं पूरी ईमानदारी के साथ, मैं कई लोगों को जानता हूं, आप भी जानते हैं, पूरा हमारा प्रदेश जानता है कि जिन्होंने पूरा जीवन अपना यहां के मुद्दों को उठाने में लगा दिया, सही बात के पक्ष में खड़े रहे, उनको वोट नहीं मिल पाते हैं। इसलिए नहीं मिल पाते हैं कि न तो उनके पास उस तरह का उतना पैसा होता है जिससे वो तमाम तरह से मीडिया में अपना पैसा खर्च कर पाए, अब और या इस तरह के लोगों को, जो आप जैसे नौजवानों को आज क्या है कि आप पैसा देते हैं मोटरसाइकिल में घुमाने का, घुमाते हैं उनको, या मोटरसाइकिल ही दे देते हैं, या उनको कार में इधर उधर लेके जाते हैं, उनको जो खाना पीना जितने भी जो तरीके होते हैं जो लोकतांत्रिक तरीके नहीं है वो अपनाते हैं, तो वो कहां से जो ईमानदार व्यक्ति है उसके साथ वो खड़े होंगे। तो ये सोसाइटी का भी एक तरह से, सोसाइटी के लेवल पर भी ये एक तरह से डीजेनरेशन हमारी सोसाइटी में हुआ है, और जो हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक बात है। मुझे लगता है कि जो लोग भी हमारे स्टेट में लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं, उनको कहीं ना कहीं पे ये जो सोसाइटी की इस तरह की जेन्युइन वॉइसेस हैं उनको सुनना चाहिए, उनको हमारे यहाँ के जो स्कॉलर्स हैं उनको सुनना चाहिए, उनको यहाँ के जिन लोगों ने स्टडीज की हैं हमारी सोसाइटी के बारे में उनको याद रखना चाहिए। हमारे जो इतिहास में जो पूरे एक तरह से जो हमारे जिसको जिन्होंने रास्तों को तोड़ा है, बने बनाए लीक्स को तोड़ के जिन्होंने सोसाइटी के लिए काम किया है, चाहे वो नागेंद्र सकलानी हो, भोलू भरदारी हो, या श्रीदेव सुमन हो, चंद्र सिंह गढ़वाली हो, इस तरह के लोगों को याद रखें। और कहीं ना कहीं पे मुझे आज लगता है कि जो हमारी जो परंपरा, इस तरह के जो सवाल उठाने की जो परंपरा है, या जो सत्ता से सवाल पूछने की जो परंपरा है, उस तरह के लोग जब सामने आएंगे तो लोकतंत्र इससे ज्यादा समृद्ध होता है। आज ये हो रहा है कि आपको सवाल उठाने से भी रोका जा रहा है, आप अपना खुल के कोई बात आप कर नहीं सकते समाज
में, तो जब खुल के बात नहीं होगी तो उन्हीं लोगों की चलेगी जिनके पास पैसा है, जिनके पास मीडिया है, या जिनके पास और जो सारे जो संस्थान है समाज के, हमारे संस्थाएं हैं, उन पर वो कब्जा कर लेते हैं। एक बात मैं जरूर यहां पर और करना चाहता हूं कि आप देखेंगे कि पिछला जो 2007 का जो असेंबली इलेक्शन उत्तराखंड में हुआ था, तब यहां पर पेड न्यूज का बड़ा बोलबाला था, और उसके बाद पेड न्यूज बाकी जगह भी, देश के जो और स्टेट्स हैं वहां भी पेड न्यूज का बोलबाला देखने को मिला। पेड न्यूज क्या है कि जो हमारे न्यूज़पेपर्स हैं खास तौर पर, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उनको क्या है कि कैंडिडेट्स या पॉलिटिकल पार्टीज उनको पैसा देती हैं, और जब पैसा देती हैं तो उनके पक्ष में वो खबरें छापी जाती हैं। और ये चलन, मुझे नहीं लगता है कि आज भी ये चलन कहीं रुका हुआ है। तो जो पेड न्यूज का चलन है, तो जो वो आदमी है जो ईमानदारी से काम कर रहा है, वो न तो मीडिया हाउसेस को, जो कॉरपोरेशन चला रहे हैं, उनको पैसा दे सकता है, और जब वो पैसा नहीं देगा तो उसकी बात तो किनारे रह जाएगी, नहीं वो पब्लिक ओपिनियन बना पाएगा। फिर इस तरह के जो नॉन इश्यूज हैं उनको इश्यू बनाया जाएगा, और इस तरह से जो लोकतंत्र का हमारा जो खतरा है वो बढ़ता जाएगा, मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता है। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे असल में मीडिया और एकेडमिक्स और इन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन क्योंकि भूपेन उत्तराखंड से ताल्लुक भी रखते हैं, उत्तराखंड को में इनका बचपन भी बीता है, उसके बाद कुछ साल जर्नलिज्म के लिए दिल्ली में थे, मुंबई में थे, और उसके बाद फिर वापस लौटकर दिल्ली में फिर उन्होंने एकेडमिक्स में कदम रखा, और फिर अभी उत्तराखंड में उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर हैं। तो ये लंबी यात्रा में अब हम थोड़ा सा इनके अनुभवों के हिसाब से समझते हैं। उत्तराखंड को देखने के लिए इन्होंने बहुत सारी उत्तराखंड की यात्राएं भी की हैं, और अस्कोट आराकोट अभियान का भी हिस्सा रहे, जिसमें एक कोने से दूसरे कोने के पहाड़ों में पसरे समाज और वहाँ की दिक्कतों और वहाँ के मुद्दों को इन्होंने समझा। तो आपको क्या समझ में आता है कि उत्तराखंड का सबसे अभी के समय में अगर कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर असल में वाकई में पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द भी बातचीत होनी चाहिए, वो कौन से मुद्दे हैं? देखिए, असली तो जो दर्द है पहाड़ का, वो है कि पहाड़ों का उजड़ना, वहां के लोगों को उनके राइट्स न मिल पाना। राइट्स क्या हैं? सारी दुनिया में लोग पहाड़ों में रहना चाहते हैं, और यूरोप में, आप तो यूरोप भी घूमे हुए हैं, आपने देखा कि जो पहाड़ी इलाके भी वहाँ हैं तो लोग वहाँ रहना चाहते हैं, और अच्छे खासे डेवलप्ड एरियाज हैं बहुत सारी जगहों पर। बिल्कुल। तो ऐसा क्यों है? और हमारे पहाड़ इस तरह से कंगाल, दरिद्र क्यों हो रहे हैं? घोस्ट विलेजेस क्यों बनते जा रहे हैं? लोग यहाँ से भागना क्यों शुरू कर रहे हैं? ये बड़े सवाल यहाँ के हैं। मैं आपको याद दिलाऊं कि 2014 में, मुझे जैसे कि आपने कहा था, अस्कोट आराकोट जो अभियान है, उसमें पूरा अस्कोट से लेके आराकोट तक 45 दिन की पदयात्रा करने का, नेपाल बॉर्डर से लेके हिमाचल बॉर्डर तक यात्रा करने का मौका मिला था। शेखर पाठक, जैसे कि आप जानते हैं, सब लोग साथ में थे। तो उस दौर में एक किस्सा आपको सुनाता हूं। तो जो पहाड़ों की जो हालत, जो दयनीय हालत देखी, 2014 आप याद कीजिए, और चुनाव का साल था, आम चुनाव हो रहे थे देश में, और मैं क्योंकि एक जर्नलिस्ट के तौर पर और या मीडिया का स्टूडेंट होने के तौर पर, मैं ये भी समझना चाह रहा था, या कम्युनिकेशन का स्टूडेंट होने के तौर पर, कि हमारे पहाड़ के दूर के गांव में कम्युनिकेशन किस तरह से संभव होता है, या संवाद किस तरह से संभव होता है, क्या वहां पर चल रहा है, राजनीतिक हलचल क्या होगी, तो ये समझने की कोशिश मैं कर रहा था। तो तब मैंने देखा कि दूर से दूर के गांव में भी, उस दौर में हमने देखा कि नरेंद्र मोदी का नाम हर जगह पहुंचा था, और नरेंद्र मोदी की एक तरह की जो इमेज थी, वो मैंने देखा कि वो लार्जर देन लाइफ जो इमेज की गई, खड़ी की गई थी। आपको मालूम है कि इमेज बनाने में कितनी पीआर कंपनीज काम करती हैं, कितना विज्ञापन वाली कंपनीज काम करती हैं, और एक नेता की इमेज बनाने पे कितने करोड़ों, अरबों, खरबों का भी कई बार खर्च होता है। तो उसका सीधा असर उन चुनाव में हमने देखा था, और मेरी समझ में आया था कि हमारी जनता के जो मुद्दे हैं, इतने बड़े प्रचार में, अरबों रुपये के प्रचार में, अरबों रुपये की इमेज बिल्डिंग में यहाँ के लोगों के सवाल कैसे केंद्र पे आएंगे, मुझे बड़ा डर भी लगा था तब। मुझे एक जो किस्सा है मैं शेयर करना चाह रहा हूं, वो ये है कि अचानक मुझे याद आया, यूएस में हैं, ओरेगन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, हमारी यहीं पहाड़ से, नैनीताल से पढ़ी हुई हैं, सुषमा नैथानी, साइंटिस्ट हैं अभी वहां पर, और साथ ही एक कवयित्री भी हैं। तो हुआ ये कि जब हम अस्कोट आराकोट अभियान शुरू होने वाला था, एक कनाडा का एक प्रोफेसर स्टडी करने के लिए आया था, और वो उत्तराखंड में, खासतौर पर जो मिड हिमालयन स्टेट हमारा है, यहाँ पर वो हैप्पीनेस इंडेक्स यहाँ के लोगों का क्या है। कई बार आप चर्चाओं में सुनते हैं कि भूटान का हैप्पीनेस इंडेक्स जो है बहुत ज्यादा है, कोई ये डिस्कस नहीं करते हैप्पीनेस इंडेक्स वाले कि वहाँ के लोगों के डेमोक्रेटिक राइट्स क्या, वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ का वो स्टडी करने के लिए आया था, कि हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में स्टडी करने के लिए। तो जब हम जा रहे थे, तो 2013 की जो तबाही थी
पूरे उत्तराखंड में जो तबाही केदार घाटी से लेके यहाँ केदार घाटी वाला, क्योंकि केदारनाथ का मामला है वहां रिपोर्ट ज्यादा हुआ था, और दूसरा जो काली गोरी नदी का वो रिपोर्ट नहीं हुआ था क्योंकि हमारी यात्रा वहां से शुरू हो रही थी। तो 2013 में क्या हुआ था वो सब हमने देखा था, क्या तबाही उसने फैलाई फैलाई वहां पे थी, बहुत बुरा हाल था। तो सुषमा नैथानी और अब सब सब लोग जो ऊपर को जा रहे थे, तो प्रोफेसर जो है वहां किसी बात पे नाराज भी हो गया था, और वो सब देख के वो तबाही मेरे ख्याल से थोड़ा घबरा भी गया था, और उसने डिसाइड किया कि वो हमारे साथ आगे की यात्रा पे नहीं आएगा। शुरू होने से पहले ही वो प्रोफेसर वापस चला गया था एक तरह से। तो बहुत बाद में जब सुषमा नैथानी वापस चली गई यूएस, अगर सुन रही हो तो उनको याद आएगा इस बात को कि जब वो वापस चली गई तो उन्होंने एक कविता लिखी पहाड़ की हालत पर। वो उनका बड़ा एक जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग होती है कि आप जुड़े रहते हैं, जो आपके रूट से है ना, उसमें आप बार बार आना चाहते हैं, वो वही देखने के लिए वहां से आई थी, सिर्फ इसी यात्रा के लिए आई थी। तो जब वो आई तो उन्होंने लिखा, देखा कि मैं इतनी दूर से गई अपने पहाड़ को देखने, और पहाड़, कविता मुझे पूरी याद नहीं है अभी, और जो तबाही मैंने देखी, जो महिलाओं का जो बुरा हाल मैंने देखा, जिस तरह के हालात वहां पर थे, तो उन्होंने एक कविता की एक लाइन में कभी वो क्लिक हो गई, जैसे होता है ना कुछ, आज भी याद है कि ऐसी हालत देखी कि रास्ते से ही लौट गया खुशहाली का शोध करता। तो आप समझ रहे हैं, जो खुशहाली का जो शोध करता था, हैप्पीनेस इंडेक्स वाला, उस पे बड़ी मार्मिक कविता है वो, मैं आप कभी ढूंढें कभी उसको तो आप जरूर पढ़िएगा। तो ये हालत है। तो उसके बाद जब पूरा उत्तराखंड में हम यात्राएं की, हमने देखा कि डेवलपमेंट का कोई विजन नहीं। जो यहाँ पे पुराने पुराने जो करजन रूट जैसे है, करजन रूट किसी भी देश में अगर होता तो उस देश के लोग उसको सजा के संवार के रखते, और एक तरह से उनका हेरिटेज वो होता। हमने क्या किया कि वहां पर गांव के लिए कच्ची सड़कें हमने खोद दी हैं, जो जिसमें भी गाड़ी भी नहीं चलती है, रोड भी आदि आदि खुदी हुई है, उसमें आपने करजन रूट को पूरी तरह से तबाह कर दिया, मटियामेट कर दिया। अब उस रूट में जाना, उसको ढूंढना आपके लिए भी बड़ा मुश्किल होगा। ये तो एक हिस्टोरिकल या दूसरी बात है। उसके अलावा भी पूरे उत्तराखंड में जगह जगह हमने देखा कि जो डैम्स बने हुए हैं, डैम्स उत्तराखंड में बताते हैं कि 556 डैम्स यहां पर प्रपोज्ड हैं, और छोटे और बड़े डैम्स लगातार बन रहे हैं। अब भाई जब इतने डैम्स अगर आप बनाएंगे, तो वो डैम अगर आप बनाएंगे तो फिर यहां पर लोग कहां रहेंगे, और लोग जो रह रहे हैं उनके घरों को आप स्टडी कीजिए कि उनके घर दरकने लगे हैं। टिहरी में अगर आप जाएंगे, मुझे टिहरी में जाने का मौका मिला, तो टिहरी में मैं जाता हूं, तो आसपास मैंने देखा कि वहां के लोगों के जो घर हैं, जो उसके आसपास के जो गांव हैं, उन गांव में पानी के स्रोत उनके सूख चुके हैं, कई जगह पे जमीन नीचे उनकी धंसने लगी है। बिल्कुल वो अतुल शर्मा उत्तराखंड आंदोलन के दौर में एक गीत गाते थे, ये नदी पास पास है, ये पानी दूर दूर क्यों। तो जो टिहरी डैम बना हुआ है उतना, उसके आसपास के गांव में पीने के पानी की आप हालत देखिए। हमने भी अपनी एक सीरीज जो अभी चला रहे हैं उसमें उस इलाके के पर एक खास हमने प्रोग्राम किया था, जिसमें हमने प्रतापनगर का इलाका कैसे काला पानी बन गया, उस पर हमने अभी एक प्रोग्राम किया है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये मुद्दे कैसे सामने आएंगे, है ना। तो वो अस्कोट आराकोट में हमने जो देखा, उसके बाद फिर और मुझे घूमने का मौका मिला पूरे पंचेश्वर के गांव को जब मैं देख के आया। तो पंचेश्वर डैम बनाने की आप बात कर रहे हैं, इतने डैम तो बना ही रहे हैं, वहां भी डैम बनाने की बात कर रहे हैं। वहां पर तो झूलाघाट से नीचे की तरफ जब आप जाएंगे, रोड कट रही है। वो रोड ये भी था कि टनकपुर से लेके जौलजीबी तक रोड बनने वाली थी। अब उसमें क्या हो रहा है कि कुछ लोग बोलते हैं डैम बनेगा, कुछ लोग बोलते हैं डैम नहीं बनेगा। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात क्या है कि जो वहां के जो रहने वाले लोग हैं, उनको कुछ करने के लिए वो अगर बोलते कि हमारे यहाँ कुछ करो, लोग बोलते तुम तो डूबने वाले हो, विकास योजनाओं का क्या करोगे। और न तो उनके लिए उनका न तो वहां से बाहर किया जा रहा है। तो ये वहां पर हालत है। इसके अलावा अभी पूरा टनकपुर से लेके पिथौरागढ़ तक जो रोड बनी है, कैसे वो पूरा बरसात में किस तरह से ढह रही है, और किस तरह से चारधाम की जो रोड्स बनी है किस तरह से ढह रही हैं। मतलब पर्यावरण को, क्लाइमेट चेंज को, ग्लोबल वार्मिंग, ये कोई इश्यूज हमारे समाज के लिए नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि ये जो सारे मुद्दे हैं, और खास तौर पर उत्तराखंड में तो ये जो पर्यावरण का जो मुद्दा है, या जो तबाही, जो जमीन के धंसने का जो मुद्दा है, और यहाँ का पूरा इकोसिस्टम जो गड़बड़ा रहा है। आपको मालूम है कि उत्तराखंड में लगातार जो बंदर हैं या जंगली जानवर हैं, जंगली सुअर हैं, वो जंगली सुअर लगातार आपकी फसल को तबाह कर दे रहे हैं। क्लाइमेट चेंज का असर है, या आपने जो डैम्स बनाए हैं, आपने जो इस तरह का कंस्ट्रक्शन किया, उसका असर है कि यहाँ पर जहाँ पहले संतरे होते थे वहाँ संतरे नहीं हो रहे हैं, जहाँ पर पहले जो फसल हो रही थी अब वो फसल वहां पर नहीं हो रही है। इसकी क्या वजह है? मतलब क्या इसको कोई एड्रेस करने की कोशिश कर रहा है, या आप गाए जा रहे हैं कि मतलब हमने विकास कर दिया, हमने सिटकुल बना दिया, हमने एम्स खोल दिया, काशीपुर में खोल दिया, आपने मेडिकल कॉलेज खोला, आपने आईआईएम खोला, आईआईएम आपने काशीपुर में खोला, दूसरा ऋषिकेश में। मतलब थोड़ा पहाड़ों की तरफ भी तो देखिए। मतलब कोई ऐसा नहीं कि ऋषिकेश में नहीं होना चाहिए या नीचे नहीं होना चाहिए। पहाड़ों में आप क्या कर रहे हैं?
कुछ भी आप बताइए कि जो वहां के लोगों को वहीं रहें, जो बड़ी अपनी अच्छी जिंदगी वहां पर जी पाए, अच्छी शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, रोजगार मिले। कर रहे हैं कि अभी मेरी भी कुछ लोगों से और भी बात हो रही थी, तो जब हम एम्स जैसे इंस्टीट्यूशन की कल्पना करते हैं, या और भी दूसरे जो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन की है, हम उत्तराखंड में जब कल्पना कर रहे होते हैं, तो हम सीधे सीधे हमारे दिमाग में, मतलब हमारे एक तो लीडरशिप के दिमाग में भी, और एक तरह से काफ़ी जो इस तरह के लोग हैं जो सोचने समझने वाले भी हैं, उनके दिमाग में भी आता है कि फिजिबिलिटी तो यही है कि उसे तराई में बना दिया जाए। जैसे एम्स का जिक्र है, एम्स का जब इतनी बड़ी बहस चल रही थी कि कुमाऊं में एम्स कहाँ बने, तो सबने कहा कि रानी बाग में बन जाए, या फिर काशीपुर में बन जाए, या फिर कहीं इस तरफ को, तराई की तरफ बन जाए। अदरवाइज ऊपर डॉक्टर्स नहीं जाएंगे, ऊपर स्टाफ नहीं जाएगा, तो वो फिर फंक्शनल नहीं हो पाएगा। तो ये कितना बड़ी ट्रेजेडी है। मैं इसमें जरूर मैं कहना चाहता हूं कि ये हमारा जो पॉलिटिकल क्लास है उसकी कल्पनाओं की दरिद्रता है, एक तरह से, अगर आप जिसको पॉवर्टी ऑफ इमेजिनेशन जिसको हम बोलते हैं, उसकी वो है। क्योंकि पहाड़ों में आप ये देखिए कि आप किसके लिए, जनता के लिए राजनीति कर रहे हैं, और जनता के लिए राजनीति कर रहे हैं तो अगर आप एक एम्स चमोली जिले में अगर आप खोलते हैं, या आप उत्तरकाशी जिले में खोलते हैं, या पिथौरागढ़ जिले में खोलते हैं, जहां की जो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिनकी पहुंच में आपकी हेल्थ की फैसिलिटीज नहीं है, तो अगर उनके लिए आप खोलते हैं तो आप ये कैसे मान लेते हैं कि नहीं, तराई में खोलना चाहिए। विकास की जो योजनाएं आती हैं उसको तराई में होना चाहिए। इसके पीछे जो सीधा सीधा गणित है वो ये है कि क्योंकि पहाड़ों में कोई जाना नहीं चाहता, जो वहां के हालात हो चुके हैं अभी, खास तौर पर जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी में जो लोग हैं, जो हमारे नेताओं के सलाहकार हैं, या जो नेताओं को भी चलाते हैं, और नेताओं को भी अपनी सुविधा चाहिए, उनको ये नहीं लगता कि अब पहाड़ों में कुछ करने के लिए बचाया, पहाड़ों में कुछ होना चाहिए। उसका सीधे सीधे बहाना ये होता है कि पहाड़ों में नहीं हो सकता है, पहाड़ों में कुछ नहीं हो सकता है, सब कुछ होगा मैदानों में होगा। पहाड़ों में क्यों नहीं हो सकता है, ये जब तक सवाल नहीं उठेगा, जब तक ये राजनीतिक मुद्दा नहीं बनेगा, तब तक जो है पहाड़ इसी तरह से हाशिए में पड़े रहेंगे। और यहाँ के इसलिए जो पॉलिटिकल क्लास है, नए नेता जो उभर रहे हैं, वो किसी भी पार्टी के हों, अगर वो यहाँ के मुद्दों को मुद्दा नहीं बनाएंगे, अगर वो ये नहीं बोलेंगे कि नहीं, यूनिवर्सिटी अगर किसी देहरादून में 5 यूनिवर्सिटीज अगर हो सकती हैं, तो पिथौरागढ़ के लोग इतने लंबे अरसे से एक यूनिवर्सिटी की मांग कर रहे हैं, वहां पर क्यों नहीं यूनिवर्सिटी खुल सकती है। मेडिकल कॉलेज जहां पर, वहां के किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की अगर आप बात करें, किसी भी उत्तराखंड के जिलों में, पहाड़ के जितने भी जिले हैं, वहां के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स की क्या हालत है ये आप समझ सकते हैं। वहां से लोग इलाज के लिए रेफर होकर हल्द्वानी में आते हैं, और हल्द्वानी में वहां के लोग हल्द्वानी में, गढ़वाल के लोग देहरादून जाते हैं या ऋषिकेश जाते हैं। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स जिस तरह से फल फूल रहे हैं, वहां पर जिस तरह की लूट है, पहाड़ से पूरा जिंदगी भर की अपनी कमाई लेके लोग यहां पर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उसमें लुटाने के लिए आ जाते हैं। ऐसा क्यों नहीं है, या हमारा पॉलिटिकल क्लास जो बोलता है कि हम जनता के लिए ये कर रहे हैं वगैरह वगैरह, बड़े बड़े दावे करते हैं, ऐसा क्यों नहीं है कि उसने उस जनता के लिए एक बढ़िया सा हॉस्पिटल किसने खोला है? कोई पार्टी बताए, कोई नेता बताए। पूरी उत्तराखंड की जनता की तरफ से मैं सवाल पूछना चाहता हूं, आप ये देख लीजिए। दूसरा क्योंकि हमने अपने पूरे नागरिकों को ही इतना कायर और इस तरह का नागरिक बना दिया है, और इस तरह का बिल्कुल इजी मनी का, जो नौजवान आ रहे हैं वो इजी मनी के पीछे भागना चाहते हैं, जो पॉलिटिक्स में आते हैं वो पॉलिटिक्स में अपना इस तरह के धंधे करते हैं जिसमें कि वो नौजवानों को खपा पाए, उनको इजी मनी दे पाए, ताकि वो उनके पॉलिटिक्स के काम आ पाए। लेकिन जो सही मायने में अगर आप देखेंगे तो जो जनता के जो मुद्दे हैं, जब सारे नौजवान उधर चले जाएंगे, नेता वैसे हो जाएंगे, तो जनता के मुद्दों को कौन उठाएगा? तो ये एक बड़ा सवाल है। और इसलिए मुझे खास तौर पर मैं ये समझता हूं कि जो यूनिवर्सिटीज में, जो हायर एजुकेशन के सेंटर्स हैं, वहां पर इस तरह की ओपन डिस्कोर्स का, ओपन डिस्कशंस का एटमॉस्फेयर होना चाहिए, और पूरा बड़े लेवल पर बातचीत होनी चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सब जुड़ा हुआ है आपस में। तो ये विजन कौन लाएगा? कौन नेता है हमारे स्टेट में ऐसा? तो मैं तो ये भी कहना चाहता हूं कि जो भी नेता, चाहे कोई मुख्यमंत्री बने, किसी की कैबिनेट आए, उन लोगों को जरूर थोड़ी भी अगर उनमें अपनी जनता के प्रति थोड़ा भी अगर सम्मान है, थोड़ा समझते हैं कि हम उनके प्रतिनिधि हैं, तो इन मुद्दों को मेरे ख्याल से जरूर सोचना चाहिए। और जो लोग इन मुद्दों को उठा रहे हैं, खासतौर पर इंटेलेक्चुअल्स या एकेडमिक्स में जो लोग हैं, या पत्रकार जो लोग हैं, और पत्रकार भी खासतौर पर वो लोग जो कि सिर्फ पैसे के गुलाम नहीं हुए हैं, सिर्फ मालिक के गुलाम नहीं हुए हैं, जिनका जो कॉन्शियंस अभी है वो जिंदा है, जिनका, वो लोग इस सवाल को उठा सकते हैं। और लोकतंत्र में सवाल उठाना ही लोकतंत्र को ज्यादा समृद्ध करता है, ऐसा मुझे लगता है। तो आखिरी बात यहीं पर हम इसे कंक्लूड करते हैं इस बहस को, कि लोकतंत्र में सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो लोकतंत्र चाहे हमारे देश का हो या फिर हमारे प्रदेश में चल रहे चुनावों का मसला हो, उसमें जो सवाल हैं, लोकतंत्र के दायरे के सवाल और पब्लिक के सच के मुद्दों के सवाल, इन सवालों को उठाने के लिए हमारे सारे ही फ्रंट्स जो हैं, जिनमें हम
जर्नलिस्ट भी आते हैं, जिनमें पॉलिटिशियंस भी आते हैं, जिनमें हमारी युवा पीढ़ी भी आती है और एक आम वोटर भी आता है। तो ये सभी लोग अगर कलेक्टिव तरीके से उन सवालों को उठाएं और समझें तो डेफिनेटली हम लोग एक ऐसा रास्ता इख्तियार कर पाएंगे जो कि असल में उत्तराखंड के भी जो बुनियादी जो सपने थे उन्हीं तरफ उसी तरह का उत्तराखंड बना पाएगा। तो अभी हम इस बहस को यहीं पर, इस बातचीत को यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं और आप बारामासा के साथ बने रहें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हें लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।